मूवी की शुरुआत में हम टोबिन फ्रॉस्ट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कभी सीआईए के लिए काम किया करता था, लेकिन बाद में उसको सीआईए की काली करतूतों के बारे में पता चल गया, जिसके बाद उसने अपने डिपार्टमेंट को धोखा देकर खुद को सीआईए का दुश्मन बना लिया। आज टोबिन अपने एक पुराने दोस्त से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आया था जिसका नाम एलेक्स है और वो MI6 एजेंसी के लिए काम करता है। टोबिन कहता है कि आखिर आज वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। मैंने जो डील तुम्हारे साथ की है उसके हिसाब से तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। और इतना सुनते ही एलेक्स अपने पास से एक चिप निकालता है जिसके अंदर उन सभी करप्ट एजेंट्स के नाम और जानकारियां थी जो सीआईए के साथ बाकी इंटरनेशनल एजेंसी को बर्बाद कर रहे हैं। फिर टोबिन उस चिप को लेकर तुरंत बाथरूम में जाता है और फिर उसे एक डिवाइस के जरिए अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है ताकि कोई भी उसको हासिल ना कर पाए। तभी हम एक और आदमी को देखते हैं जो गन लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ रहा था। असल में वो यहाँ पर टोबिन से उस चिप को छीनने के लिए आया था, लेकिन जैसे ही उसने बाथरूम के अंदर कदम रखा टोबिन ने उसको बड़े ही स्टाइल में मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वो जल्दी से हॉल में आ जाता है और वहां आकर उसको एहसास होता है कि अगर वो रेस्टोरेंट से बाहर निकला तो उसकी मौत पक्की है, इसलिए वो एक प्लान बनाता है। अगले सीन में हम एक स्नाइपर को देखते हैं जो रेस्टोरेंट के सामने वाली बिल्डिंग में बैठकर टोबिन का इंतजार कर रहा था। फिर जैसे ही टोबिन बाहर निकल कर आता है स्नाइपर उस पर गोली चला देता है। फिर जब उसका एक साथी लाश के पास जाता है तो पता चलता है कि टोबिन ने किसी दूसरे आदमी को अपने कपड़े पहनाकर बाहर भेज दिया था ताकि वो खुद दूसरे रास्ते से भाग सके। अगले सीन में हम फिर से टोबिन को देखते हैं जो कि एलेक्स के साथ एक कार के पास पहुंच जाता है और फिर सही मौका मिलते ही वहां से निकल जाता है। फिर एलेक्स उसको समझाता है कि प्लीज मेरा भरोसा करो, मैं इस हमले में शामिल नहीं हूं। लेकिन तभी अचानक से एक गोली आकर उसके सिर में लगती है और वो वहीं पर मारा जाता है। अब उसके मरने की वजह से उसकी कार का संतुलन खराब हो जाता है जिसकी वजह से कुछ दूर जाकर उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से टोबिन इस हादसे में बच जाता है। फिर वो कार से बाहर निकलकर दोबारा से भागना शुरू कर देता है। फिर जल्दी ही वो एक प्रोटेस्ट के बीच में पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। टोबिन को लगता है कि वो यहाँ पर किलर्स को चकमा दे देगा, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी क्योंकि उन लोगों ने टोबिन को देख लिया था और इसीलिए वो लोग उसको पकड़ने की कोशिश भी करते हैं। तभी टोबिन होशियारी दिखाते हुए सीधा यूएस कॉन्सुलेट के ऑफिस में पहुंच जाता है जहां उसको मारा नहीं जा सकता था, इसलिए वो किलर्स चुपचाप वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम सीआईए हेडक्वार्टर्स में कैथरीन नाम की एक एजेंट को देखते हैं जिसे पता चलता है कि टोबिन पूरे 10 साल बाद खुद को यूएस कॉन्सुलेट के आगे सरेंडर कर रहा है, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। इसलिए वो तुरंत इस बारे में अपने चेयरमैन विनफोर्ड को बताती है, लेकिन वो कैथरीन को कहता है कि अगर टोबिन ने यूएस कॉन्सुलेट के सामने हमारा राज खोल दिया तो हमें दिक्कत हो सकती है, इसलिए तुम लोग उसको जल्दी से जल्दी यूएस कॉन्सुलेट से बाहर निकालकर केप टाउन वाले सेफ हाउस में पहुंचा दो, हम वहीं पर उससे सारी पूछताछ करेंगे। फिर ये सब सुनने के बाद कैथरीन अपनी एक टीम को तुरंत यूएस कॉन्सुलेट के ऑफिस में भेज देती है। अगले सीन में हम मैट नाम के सीआईए एजेंट को देखते हैं जो केप टाउन में मौजूद सेफ हाउस को संभालने का काम करता है। सीआईए वाले उसको बताते हैं कि जल्दी ही एक खतरनाक क्रिमिनल तुम्हारे सेफ हाउस में आने वाला है, इसलिए तुम हर एक चीज को अच्छे से चेक कर लेना। ये बात पता चलते ही मैट बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है क्योंकि पिछले कुछ सालों में कोई भी क्रिमिनल उसके सेफ हाउस में नहीं आया और वो बस अकेला ही यहाँ की 4 दीवारी में बंद रहकर अपनी जिंदगी बिता रहा है। फिर मैट जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड एना को कॉल करके कहता है कि आज मैं तुमसे मिलने के लिए शायद थोड़ा लेट हो जाऊंगा क्योंकि मुझे मेरे हॉस्पिटल में बहुत सारा काम है। असल में मैट ने एना से अपनी सच्चाई छुपा रखी है ताकि उसकी जान को खतरा ना हो। फिर एना से बात करने के बाद मैट जल्दी से वहाँ की हर एक चीज को चेक करने लगता है। तभी कुछ देर बाद कैथरीन की टीम यूएस कॉन्सुलेट से टोबिन को अपने साथ लेकर सेफ हाउस में पहुंच जाती है। इस टीम के लीडर का नाम था डेनियल जो अपने असूलों का बहुत ही पक्का है। तभी इंटेरोगेशन रूम में आते ही वो टोबिन से पूछता है कि आखिर तुमने खुद को यूएस कॉन्सुलेट के सामने सरेंडर क्यों किया, लेकिन टोबिन उसको कोई भी जवाब ठीक ढंग से नहीं देता, बस वो फालतू की बकवास करता रहता है जिसकी वजह से डेनियल को गुस्सा आ जाता है और फिर वो उसको बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर करता है। लेकिन तभी अचानक से पूरे सेफ हाउस की लाइट चली जाती है। ये सब देखकर डेनियल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि जरूर यहाँ पर कोई गड़बड़ होने वाली है। तभी कुछ सेकंड बाद फिर से लाइट वापस आ जाती है, लेकिन तभी इन लोगों को सिक्योरिटी कैमरा के जरिए पता चलता है कि 12 प्रोफेशनल किलर्स सेफ हाउस के अंदर घुस आए हैं। फिर डेनियल अपनी टीम से कहता है कि सब लोग पोजीशन ले लो
और कुछ भी हो जाए हमें टोबिन को बचाना होगा। तभी अचानक से सेफ हाउस का दरवाजा टूट जाता है और वो सारे प्रोफेशनल किलर्स सेफ हाउस के अंदर आकर डेनियल की टीम पर हमला कर देते हैं। अगले सीन में हम मैट को इंटेरोगेशन रूम में देखते हैं और वो टोबिन की सेफ्टी के लिए ही वहां पर मौजूद था। टोबिन उसको कहता है कि बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने आज से पहले गन कभी नहीं चलाई, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। ये लोग मुझे यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं, लेकिन तुम्हारा भी फर्ज है कि तुम मुझे किसी भी हाल में बचाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम भी मारे जाओगे। अब टोबिन की बात सुनकर मैट तुरंत उसको अपने साथ एक सीक्रेट रास्ते के जरिए रोड तक ले आता है और फिर उसको एक कार की डिग्गी में बिठाकर वहां से जाने लगता है। तभी दूसरी तरफ हम उन किलर्स को देखते हैं। फिर डेनियल और उसकी टीम को खत्म करने के बाद वो सभी भी सीक्रेट रास्ते से बाहर आ जाते हैं और मैट को भागते हुए देख लेते हैं। फिर वो तुरंत उसकी कार का पीछा करना शुरू कर देते हैं। अगले सीन में हम फिर से मैट को देखते हैं। वो कैथरीन को कॉल करके बताता है कि सेफ हाउस पर हमला हुआ था और वहां पर डेनियल की टीम मारी गई, लेकिन मैं किसी तरह से टोबिन को साथ लेकर वहां से भाग आया और अब मैं यूएस कॉन्सुलेट की तरफ जा रहा हूँ। फिर ये बात सुनकर वहां पर मौजूद एक और एजेंट जिसका नाम डेविड था, वो कैथरीन को समझाता है कि अगर यूएस कॉन्सुलेट के बाहर गोलियां चली तो हम सब मुसीबत में पड़ सकते हैं, इसलिए मैट से कहो कि वो इमरजेंसी प्रोटोकॉल फॉलो करे। फिर कैथरीन मैट को बताती है कि हमारी बैकअप टीम कुछ ही घंटों में तुम्हारे पास पहुंच जाएगी, तब तक तुम्हें किसी भी हाल में टोबिन को सुरक्षित रखना होगा। और इतना कहकर वो फोन काट देती है। तभी हम प्रोफेशनल किलर्स की टीम को देखते हैं जो कि लगातार मैट की कार का पीछा कर रहे थे। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद वो लोग मैट की कार पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैट भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो अपनी कमाल की ड्राइविंग स्किल का इस्तेमाल करके सभी गुंडों को चकमा दे देता है। लेकिन इसी दौरान टोबिन किसी तरह से कार की डिग्गी के जरिए अंदर पहुंच जाता है और फिर मैट के ऊपर हमला कर देता है। अब देखते ही देखते इन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है और उनकी कार एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में जाकर क्रैश हो जाती है। फिर मैट जल्दी से अपनी गन निकालकर टोबिन के ऊपर तान देता है और कहता है कि मुझसे ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है। फिर मैट एक दूसरी कार चुराकर टोबिन के साथ फिर से अपना सफर शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जो कि कैथरीन को समझा रहा था कि हमारी सारी टीम किसी न किसी मिशन पर गई हुई है। अगर मैं एक नई टीम बनाकर मैट के पास भेजूं तो उन्हें केप टाउन पहुंचने में पूरे 18 घंटे लगेंगे, इसलिए अब मैट ही हमारी आखिरी उम्मीद है। अगले सीन में हम टोबिन को देखते हैं। वो मैट से कहता है कि क्या तुम अभी तक नहीं समझे कि इस हमले में CIA के किसी आदमी का हाथ है, क्योंकि सेफ हाउस बहुत ही सीक्रेट जगह होती है जिसके बारे में सिर्फ डिपार्टमेंट के लोगों को ही पता होता है। इसलिए CIA के हेडक्वार्टर से ही किसी ने उन किलर्स को सेफ हाउस में भेजा होगा। और अगर तुम्हें लगता है कि CIA तुम्हारी हिफाजत करेगी तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें उनकी सच्चाई समझ में आ ही जाएगी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद मैट कहता है कि मुझसे फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अपना मुंह बंद करके कार चलाते रहो। तभी कुछ ही देर बाद मैट टोबिन को लेकर एक होटल में पहुंच जाता है जहां वो सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड एना के पास कॉल करता है और कहता है कि मुझे किसी अनजान आदमी से जानलेवा धमकी मिल रही है, इसलिए मैं उसका पता लगाने में बहुत ज्यादा बिजी हूँ। प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि हम आज नहीं मिल पाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ घंटे के लिए अपनी दोस्त के यहाँ चली जाओ। जब तक मैं तुम्हें कॉल ना करूँ तुम वापस मत आना। और ये बात सुनकर एना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर मैट उसको समझाता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। और इतना कहकर वो फोन काट देता है। फिर वो जल्दी से डेविड के पास कॉल लगाता है और बताता है कि मैं टोबिन को अपने साथ लेकर एक सुरक्षित जगह पर पहुंच गया हूं। ये सारी बातें सुनकर डेविड कहता है कि हमारी टीम को तुम्हारे पास आने में बहुत वक्त लगेगा, इसलिए हमने एक और सेफ हाउस का इंतजाम किया है जो शहर के बॉर्डर पर मौजूद है। अब वहां पर जाने के लिए तुम्हें ग्रेट पॉइंट फुटबॉल स्टेडियम के पास वाले मेट्रो स्टेशन पर पहुंचना होगा और वहां तुम्हें एक लॉकर के अंदर GPS डिवाइस मिलेगा जिसके जरिए तुम आसानी से सेफ हाउस तक पहुंच जाओगे। अब सारी जानकारी मिलने के बाद मैट टोबिन को लेकर मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाता है और वहां पर लॉकर के अंदर मौजूद GPS डिवाइस को लेने के बाद वो दोनों स्टेडियम की तरफ जाने लगते हैं। तभी टोबिन खुद को आजाद करने के लिए एक प्लान बनाता है और वहां पर मौजूद लोगों के सामने मैट की तरफ इशारा करके जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है कि ये आदमी मुझे किडनैप करके अपने साथ ले जा रहा है। अब ये बात सुनते ही स्टेडियम के बाहर मौजूद पुलिस वाले मैट को पकड़ लेते हैं। फिर मैट उनको समझाने की बहुत कोशिश करता है
लेकिन वो लोग उसकी बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। फिर वो पुलिस वाले टोबिन और मैट को स्टेडियम के अंदर लाकर अलग अलग कमरों में ले जाकर बंद कर देते हैं। लेकिन हालातों को बिगड़ता हुआ देख मैट समझ जाता है कि अगर वो ज्यादा देर तक पुलिस के साथ रहा तो टोबिन उसको चकमा देकर भाग जाएगा। फिर इस मामले से निपटने के लिए मैट मौका मिलते ही पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देता है और खुद वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम टोबिन को देखते हैं, जिसने अब एक सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म पहन ली थी ताकि वो आसानी से स्टेडियम से बाहर जा सके। लेकिन मैट उसको किसी तरह से ढूंढ लेता है, जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। टोबिन हर एक चीज में मैट से ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसको ढेर कर देता है और फिर उसको कहता है कि बच्चे, अभी तू इस लायक नहीं है कि मैं तेरी जान लूं, अभी तुझे बहुत कुछ सीखना है। और इतना कहने के बाद टोबिन वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम मैट को देखते हैं, वो डेविड को कॉल करके सब कुछ बता देता है। फिर सच्चाई पता चलने के बाद CIA का चेयरमैन विनफोर्ड मैट से कहता है कि अब तक तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आगे हमारी टीम सब कुछ संभाल लेगी, इसलिए तुम अपने घर वापस लौट जाओ। लेकिन ये बात सुनकर मैट काफी ज्यादा उदास हो जाता है। तभी उसको एना की याद आती है, इसलिए वो उसको कॉल करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ विनफोर्ड उसकी कॉल ट्रैक कर रहा था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि शायद मैट टोबिन के साथ मिलकर उन सबको बेवकूफ बना रहा है। अगले सीन में हम मैट और एना को रेलवे स्टेशन पर देखते हैं। अब मैट उसको यहाँ पर अपनी पूरी सच्चाई बताते हुए कहता है कि मैं एक CIA एजेंट हूँ और मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे डर था कि तुम मेरे काम की वजह से कहीं मुझसे दूर ना हो जाओ। लेकिन आज हमें अलग होना ही पड़ेगा क्योंकि मुझसे एक मिशन में गड़बड़ी हो गई, जिसकी वजह से अब मुझे लग रहा है कि शायद CIA वाले हमारा पीछा करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से कुछ दिनों के लिए पेरिस चली जाओ। अब ये सारी बातें सुनकर एना हैरान हो जाती है, क्योंकि मैट ने पल भर में उसका भरोसा तोड़ दिया। फिर वो आंखों में आंसू लिए उदास चेहरे के साथ पेरिस जाने वाली ट्रेन में बैठ जाती है। अब मैट भी बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन वो एना के बारे में सोचे बिना ही तुरंत एक इंटरनेट कैफे में आ जाता है और फिर वहां से अपने CIA के पोर्टल में लॉगिन करके ये बात पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर केप टाउन के अंदर ऐसी कितनी जगह है जहां पर फर्जी पासपोर्ट बनाए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ CIA वाले भी अपने सिस्टम के जरिए उसकी हर एक हरकत पर नजर रखे हुए थे, ताकि वो लोग पता लगा सकें कि आखिर मैट आगे क्या करेगा। अगले सीन में हम टोबिन को देखते हैं। वो अपने एक पुराने दोस्त के पास पहुंच जाता है, जिसका नाम कार्लोस था। वहां आकर टोबिन उसको एक चिप देता है, जिसके अंदर करप्ट ऑफिसर से जुड़ी बहुत सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी। फिर कार्लोस तुरंत उस चिप का डेटा ट्रांसफर करता है, जिसको देखकर टोबिन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनमें ऐसे लोगों के नाम भी शामिल थे जिनकी पहचान बाहर आने पर पूरे देश में हलचल मच जाएगी। फिर टोबिन इस पूरे डेटा को एक पेन ड्राइव में स्टोर कर लेता है और फिर कार्लोस से कहता है कि मेरे लिए जल्दी से जल्दी एक नकली पासपोर्ट का इंतजाम करो। अब ये बात सुनते ही कार्लोस अपने काम पर लग जाता है और कुछ ही देर में एक नकली पासपोर्ट बनवा कर तैयार कर लेता है। लेकिन तभी किलर्स की एक टीम उन पर हमला कर देती है। थोड़ी देर बाद वो लोग घर के अंदर घुस आते हैं और फिर कार्लोस के साथ साथ उसकी फैमिली भी मारी जाती है। अब ये सब देखकर टोबिन समझ जाता है कि यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो तुरंत छत के रास्ते भागने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ हम मैट को देखते हैं। वो भी अब किसी तरह से यहाँ पर पहुंच गया था, लेकिन जब उसको पता चला कि टोबिन की जान खतरे में है तो वो बाकी के गुंडों पर हमला करना शुरू कर देता है। फिर कुछ गुंडों को ठिकाने लगाने के बाद मैट की नजर उनकी कार पर पड़ती है। फिर वो जल्दी से उस कार में बैठकर टोबिन के पास जाता है और फिर वो दोनों वहां से भागना शुरू कर देते हैं। अब मैट को लग रहा था कि उन्होंने गुंडों से पीछा छुड़वा लिया है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही गुंडे उनकी कार को एक जोरदार टक्कर मारते हैं, जिसके कारण उनकी कार पलट जाती है। लेकिन खुशकिस्मती से टोबिन और मैट इस हादसे से बच जाते हैं। फिर वो जल्दी से कार से बाहर निकलकर एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं। फिर गुंडों की टीम भी उनका पीछा करते करते बिल्डिंग तक पहुंच जाती है, जहां टोबिन और मैट एक साथ मिलकर उनको धूल चटा देते हैं। फिर मैट एक गुंडे से पूछता है कि आखिर तुम किसके लिए काम करते हो। वो गुंडा जवाब देता है कि हम सब वार्गस के कहने पर यहाँ आए हैं, जो कि CIA से जुड़ा हुआ है। अब ये सारी जानकारी मिलते ही मैट टोबिन को लेकर वहां से चला जाता है। फिर वो दोनों वहां से निकलकर मेडिकल स्टोर में जाते हैं, क्योंकि लड़ाई के दौरान टोबिन को एक गोली लग गई थी। फिर मरहम पट्टी करते वक्त टोबिन मैट को समझाता है कि तुम कभी भी किसी भी मासूम को मत मारना, क्योंकि सालों पहले मैंने एक मिशन के दौरान ये गलती की थी, जिसके लिए मैं आज तक खुद को कोसता रहता हूँ। दरअसल CIA ने मुझे
गलत इन्फॉर्मेशन देकर एक मासूम आदमी की जान लेने को कहा, क्योंकि उन्हें अपने एक एजेंट को उस आदमी की जगह देनी थी ताकि वो लोग धोखे से एक गैंगस्टर को मार सकें। फिर वो टोबिन को ये भी बताता है कि उस हादसे के बाद ही मैंने CIA छोड़ने का फैसला किया। अब ये सारी बातें जानकर मैट उसको कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन तुम ये बात बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। फिर मैट टोबिन को लेकर दूसरे सेफ हाउस की तरफ निकल पड़ता है। अगले सीन में हम कैथरीन को देखते हैं जो कि डेविड के साथ केप टाउन पहुंच गई थी। फिर ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। आगे चलकर कैथरीन को अपनी इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि मैट और टोबिन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। फिर वो तुरंत इस बारे में डेविड को बताती है, लेकिन वो कैथरीन को समझाता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर मैट टोबिन के साथ है तो वो जरूर उसको लेकर किसी दूसरे सेफ हाउस में गया होगा, इसलिए हमें भी वहां पर पहुंच जाना चाहिए। अब ये बात सुनते ही कैथरीन उसकी बात मान लेती है और कहती है कि तुम मुझे रास्ते में मिलना, फिर वहां से हम एक साथ चलेंगे। फिर कुछ देर बाद कैथरीन डेविड के पास पहुंच जाती है और बताती है कि मेरे साथी ने मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी है जिनके मुताबिक MI6 के एजेंट एलेक्स ने टोबिन के साथ एक चिप की डील की थी। अब मेरे हिसाब से जरूर उसके अंदर कोई अहम जानकारी होगी। फिर ये बात पता चलते ही डेविड अपनी गन से कैथरीन को शूट कर देता है ताकि वो किसी को भी इसके बारे में ना बताए। अब ये सब देखकर एक बात तो साबित हो जाती है कि उस चिप के अंदर मौजूद करप्ट ऑफिसर्स की लिस्ट में जरूर डेविड का भी नाम है। अगले सीन में हम मैट को देखते हैं जो कि टोबिन को साथ लेकर सेफ हाउस पहुंच गया था। फिर वहां पर उसकी मुलाकात केलर नाम के एक एजेंट से होती है जो इस पूरे सेफ हाउस की देखभाल करता है। अंदर आने के बाद मैट टोबिन को हथकड़ी लगाकर बाथरूम के अंदर बांध देता है और फिर केलर से कहता है कि CIA को कांटेक्ट करके उनको बता दो कि मैं टोबिन को लेकर सेफ हाउस पहुंच गया हूं। फिर CIA को इन्फॉर्म करने के बाद ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी केलर के फोन पर एक मैसेज आता है जिसको देखकर वो तुरंत मैट के ऊपर हमला कर देता है। अब इन दोनों की लड़ाई काफी देर तक चलती है, लेकिन आखिर में मैट किसी तरह से केलर को मारने में कामयाब हो जाता है। फिर वो रेंगते हुए टोबिन के पास जाता है क्योंकि लड़ाई के दौरान वो बहुत ज्यादा घायल हो गया था। फिर टोबिन भी उसको बता देता है कि ये लोग मेरे पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि मेरे पास एक पेन ड्राइव है जिसके अंदर उन सभी करप्ट एजेंट्स के नाम हैं जो अपने देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। फिर सारी सच्चाई जानने के बाद मैट बिना कोई सवाल किए टोबिन की हथकड़ी खोल देता है, लेकिन टोबिन भी मैट को घायल हालत में छोड़कर चुपचाप वहां से चला जाता है। तभी कुछ देर बाद जब मैट की आंख खुलती है तो वो खुद को डेविड के सामने पाता है। फिर डेविड उससे पूछता है कि क्या टोबिन ने तुम्हारे सामने किसी चिप के बारे में बात की थी। फिर मैट उसको बिना डरे जवाब देता है, हाँ, उसने मुझे एक पेन ड्राइव के बारे में बताया था जिसके अंदर सभी करप्ट एजेंट्स के नाम हैं और मैं जानता हूँ कि जरूर तुम भी उनमें शामिल होगे। फिर ये बात सुनकर डेविड उसको कहता है कि अगर तुम विनफोर्ड के सामने ये गवाही दोगे कि टोबिन ने केलर और बाकी के लोगों को अपने फायदे के लिए मारा है तो मैं तुम्हें इस सारे झमेले से बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे खिलाफ जाओगे तो तुम जानते ही हो तुम्हारे साथ क्या होगा। अब जिस समय इन दोनों की बातें चल रही थी तभी अचानक से टोबिन वहां पर आ जाता है और फिर सभी लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। इस समय वार्गस की टीम भी वहां पर मौजूद थी जो टोबिन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में वो सब भी मारे जाते हैं। फिर जैसे ही टोबिन मैट के कमरे की तरफ बढ़ता है तभी पीछे से डेविड उस पर गोली चलाकर उसको घायल कर देता है। अब डेविड को लग रहा था कि उसने ये जंग जीत ली है, लेकिन तभी मैट कमरे के अंदर से मौका मिलते ही उसको शूट कर देता है। अगले सीन में हम टोबिन को मैट से बात करते हुए देखते हैं। वो मैट को कहता है कि बच्चे, मैं जानता हूँ तुम आगे चलकर एक काबिल एजेंट बनोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फिर वो मैट के हाथ में एक पेन ड्राइव देते हुए कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको गलत हाथों में मत पड़ने देना, मुझसे वादा करो कि तुम मेरा अधूरा काम पूरा करोगे। फिर मैट उसको हाँ में जवाब देते हुए अपना सिर हिलाता है और इसी के साथ टोबिन की सांसें थम जाती हैं। अगले सीन में हम मैट को CIA हेडक्वार्टर में विनफोर्ड के सामने बैठा हुआ देखते हैं। अब मैट ने उसको एक पूरी रिपोर्ट बना कर दी थी जिसको पढ़कर विनफोर्ड उसको कहता है कि हमें इस रिपोर्ट के कुछ पेजेस हटाने होंगे क्योंकि हम डेविड को मीडिया के सामने गुनहगार साबित नहीं कर सकते। तुम अच्छे से जानते हो कि अगर हमने ऐसा किया तो इससे हमारे डिपार्टमेंट की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। और इतना कहने के बाद विनफोर्ड मैट के सामने एक ऑफर रखता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी काबिलियत देखी है, इसलिए अब मैं जल्दी ही तुम्हें CIA के अंदर सीनियर केस ऑफिसर की पोस्ट दूंगा। लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या टोबिन ने तुम्हें किसी पेन ड्राइव के बारे में बताया था। मैट जवाब देता है कि
सर मेरा भरोसा कीजिए, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। अब विनफोर्ड को उसकी बातों में सच्चाई दिखती है, लेकिन फिर भी वो उसको याद दिलाता है कि अगर वो फाइल्स किसी भी तरह से लीक हो गई तो तुम जानते ही हो कि इसका अंजाम क्या होगा। फिर ये सारी बातें सुनने के बाद मैट चुपचाप वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो अपना फोन निकालकर उन सारी फाइल्स को इंटरनेट पर लीक कर देता है जो उसको पेन ड्राइव के अंदर से मिली थी। और ऐसा होते ही हायर डिपार्टमेंट वाले दुनिया भर के सभी करप्ट एजेंट्स को अरेस्ट कर लेते हैं, जिनमें विनफोर्ड का नाम भी शामिल था। अगले सीन में हम मैट को पेरिस में देखते हैं, जो कि एना से मिलने के लिए ही वहां पर गया था, लेकिन वो उसके पास नहीं जाता क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि कहीं ना कहीं उसकी वजह से एना की जान खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि फाइल्स लीक होने के बाद दुनिया भर की एजेंसी उसको मारना चाहती है और एना भी इस बारे में अच्छे से जानती थी। इसलिए ये दोनों दूर से ही एक दूसरे को देखते रहते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन बाय बाय।